बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बहुत अहम प्रोग्राम लेकर के आए हैं और ये प्रोग्राम थोड़ा हमारे चैनल से हट कर के हैं। यानी अब तक हमने अपने चैनल पर जो प्रोग्राम जो वीडियोस डाली हैं उससे हट कर के हैं और हमने ये ज़रूरी समझा है, इसलिए हमने एक छोटे से प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है और इस प्रोग्राम में हमने कुछ मेहमानों को मदऊ किया है और ये हमारा आज का जो प्रोग्राम होना है बहुत मुख्तसर और मामूली रहेगा, क्योंकि मेहमान जो है बहुत मामूली वक्त के लिए हमारे पास आए हैं और उनका वक्त बड़ा कीमती है। उनको आगे तकाज़ा भी है, आगे कुछ मीटिंग में उनको शिरकत करनी है। इसलिए प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करा देना मुनासिब समझता हूँ। मेहमान हमारे मौलाना मोहम्मद अफसर साहब, मुज़फ़्फ़रनगर से हज़रत का ताल्लुक़ है और अपना दल एस के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के समर्थक है और फ़िलहाल जो 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं, गठबंधन में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है इस बार उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में MIM यानी AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अपना दावा पेश कर रही है और वो भी पूरे ज़ोर और शोर के साथ अपनी तैयारियों में है। उनके भी एक समर्थक हमारे पास में मौजूद है, उनका ताल्लुक़ भी मुज़फ़्फ़रनगर के एक गांव टोड्डा से है। मौलाना मोहम्मद आसिफ़ साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अपनी अपनी राय जो है दोनों हज़रात पेश करेंगे बिला किसी ताख़ीर के। मैं सबसे पहले मौलाना मोहम्मद अफसर साहब से उनकी राय, जैसा कि आज आप सभी को मालूम है किसानों से मुताल्लिक़ जो बिल बीजेपी लेकर के आई थी उनको बीजेपी ने, उन तीनों बिलों को बीजेपी ने वापस ले लिया है। तो सबसे पहले उन बिलों से ही मुताल्लिक़ मैं मौलाना अफसर साहब की राय लेना चाहता हूं और मुनासिब समझता हूं कि हज़रत की राय उन बिलों से मुताल्लिक़ क्या वजह रही उनको वापस लेने की और किसानों के सामने बीजेपी झुकी या कोई और हिकमत या मसलहत उनकी रही। जो भी है मौलाना जो है बहुत मुख्तसर और मामूली से वक्त में जो है अपनी बातों को रखें, क्योंकि वक्त का ख्याल करते हुए प्रोग्राम को वक्त के अंदर समेटा जा सके। मौलाना मोहम्मद अफसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका, आपने जो है मेरा जो है बहुत तहे दिल से बहुत कीमती वक्त मुझे दिया आपने अपना। साथियों, आपका बहुत अच्छा सवाल है हज़रत मौलाना कि बिल वापसी क्यों हुई, क्या कारण रहा। देखिए, बिल वापसी का कारण सरकार पहले से ही गलत दिशा में नहीं थी। बिल सरकार ने जो बनाए थे वो किसानों के लिए पहले से भी गलत सोच के नहीं बनाए थे, लेकिन यह है कि हमारे किसानों के मुतालिक हमारे कई सारे जो किसान से जो ताल्लुक़ रखते हैं मंत्री लोग, जो एक मंत्रालय है सरकार द्वारा, उन लोगों ने कई मरतबा बैठ कर के बात करना चाहा, उनको समझाना चाहा, लेकिन हमारे कुछ बीच में जो है किसान के नाम पे कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो किसानों को बात समझने नहीं दी है। रही उसकी बात कि किसान के सामने सरकार का झुकना या किसान का सरकार के सामने झुकना, ऐसा कोई सा का नहीं है। देखिए, किसान हमेशा सरकार का विरोधी नहीं होता, लेकिन सरकार के मुखालिफ जो कुछ लोग होते हैं वो किसानों को भड़काने का काम करते हैं और वो अपने आप को एक झंडा ऊंचा करने के लिए सरकार को उनको यूज़ करते हैं। सरकार के नाम पे डराया जाता है किसान को और किसानों के नाम पे डराया जाता है सरकार को, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, पूरे के पूरे किसानों को साथ लेकर के काम किया है, सबका साथ सबका विकास किया है और सबके साथ सबके विकास को लेकर के हिंदुस्तान की दोबारा से फिर सेंटर में गवर्नमेंट बनी है और हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा से हमारी सरकार बनेगी। बहुत अच्छा मौलाना, इसी बिल से मुताल्लिक़ एक और सवाल है। अगर ये बिल किसानों के लिए उतना ही फ़ायदेमंद था जितना कि आप बयान कर रहे हैं और आपकी सरकार या कि बीजेपी जो बिल ये लेकर के आई थी वाकई किसानों की हमदर्दी में अगर उन्होंने एक कदम उठाया था, तो
फिर वो नाकाम कैसे हुए किसानों को समझाने गए। और ये बिल जो है आखिरकार जब उन्हें वापस ही लेना था और किसानों का एतराज़ उन्होंने जैसा कि अब जायज़ समझा है और किसानों की बात को जो है उन्होंने मुकद्दम रखते हुए उस बिल को वापस कर लिया है। तो अगर यही फ़ैसला होना था तो ये अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस बिल से मुताल्लिक़ बहुत सारे फसादात सामने आए, बहुत सारा नुकसान हुआ किसानों का और देश का भी, आवाम का भी बहुत नुकसान देखने में आया। बहुत सारे वाक़यात इस तरह के पेश आए जो सिर्फ़ और सिर्फ इस बिल की वजह से पेश आए हैं। अगर गवर्नमेंट या है कि बीजेपी सरकार किसानों से हमदर्दी ही चाहती थी, या है कि किसानों से उनको इतनी हमदर्दी और मोहब्बत या अक़ीदत है या थी, तो ये बिल जो है किसानों के लिए फ़ायदेमंद था, तो किसानों को समझाना चाहिए था और किसानों के सामने जो है इसके फ़वाइद उनको रखने चाहिए थे। हमें ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी जो है किसानों को इसके फ़वाइद समझाने में या बतलाने में नाकाम साबित हुई है। उसी वजह से आज ये इस नताइज पर पहुंची है गवर्नमेंट कि इस बिल को उनको वापस करना पड़ा है। देखिए हज़रत, ऐसा नहीं है, समझाने की बार बार कोशिश की गई है, लेकिन मैंने अभी एक ही बात में बात का जवाब दे दिया है जो आपने सवाल किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने दोनों फरीकों को समझने नहीं दिया, जो अपना झंडा ऊंचा करके और देश हित में जो नुकसान किया है और कराया गया है वो सब एक साजिश के तहत हुआ है। मैंने आपको एक ही जवाब दिया है कि सरकार पहले से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच के लोगों ने दोनों लोगों को समझने नहीं दिया। अब शांति से जो है दोनों बात समझ में आ गई है। किसान का नुकसान सरकार नहीं चाहती। सरकार ने किसानों के लिए पैसे का बढ़ावा भी किया है, बढ़ोतरी की मांग की थी तो बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा गन्ने का भुगतान भी खूब हो रहा है और इसके साथ साथ आने वाली जो सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में फिर है, किसानों के लिए बिजली संबंधित बहुत सारी विचारें कर रही हैं। लेकिन क्या है कि बीच के लोगों ने अपना वक्त जो ज़ाय किया है, दूसरे का भी वक्त ज़ाय किया है, ना समझा है ना समझने दिया है, वो सब बीच के लोगों का कसूर है। उसमें हमारा या हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है। बहुत अच्छा, ये मौलाना मोहम्मद अफसर साहब ने जो है किसानों से मुताल्लिक़ जो बिल बीजेपी पास कराना चाह रही थी उससे मुताल्लिक़ अपनी राय पेश की। आप हज़रात ने बग़ौर सुना, उसमें क्या सही हज़रत ने फ़रमाया, क्या गलत, मैंने क्या सवाल किया हज़रत से, हज़रत ने उसका सही जवाब दिया। अब मैं जो है अपने दूसरे मेहमान की तरफ रुख़ करता हूँ। मौलाना मोहम्मद आसिफ़ साहब, जिनका मैं तारुफ़ करा चुका हूँ, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक है और बेइंतहा जो है अक़ीदत और मोहब्बत असदुद्दीन ओवैसी से ये रखते हैं। माशाल्लाह हमने भी कई बार देखा है कि इलाक़े में जब भी उनकी आमद होती है तो बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी जो है अहदे के होते हुए भी ये सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जा कर के अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। मैं सबसे पहले यही सवाल करूँगा मौलाना से कि सबसे पहले तो ये आप बतलाएँ कि हमने अब तक जितने भी डिबेट इस ताल्लुक़ से सुने या देखे हैं तो उनमें अक्सर यही सुना है कि आप पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम सबसे पहले लगता है। और रही बात आने वाले यूपी इलेक्शन की, तो उसमें अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ़ तौर से इनकार कर दिया है आपको अपने साथ में लेने से और गठबंधन करने से। आप पहले ही जो है 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और गठबंधन न होने की वजह से अब हमें जैसा मालूम हुआ है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान हमने देखा और सुना है कि उन्होंने अभी बयान किया है कि अगर हम गठबंधन के अलावा लड़ेंगे, गठबंधन के बगैर लड़ेंगे, सिर्फ अकेले ही हम अगर लड़ेंगे तो 100 से ज़ायद सीटों पर लड़ने का भी उनका विचार है, यानी 150 160 तक भी वो जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है अपना। तो अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूँगा, आपकी कितनी पकड़ उत्तर प्रदेश में है, कहाँ कहाँ आपकी पार्टी मजबूत है? अगर आपको अखिलेश यादव गठबंधन में नहीं लेना चाह रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं या कि आप उनका एतमाद और भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि कहावत मशहूर है और लोग जो है आपसे मुताल्लिक़ अपनी राय रखते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, तो उससे सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप जो है इसके बारे में बतलाएं कि बीजेपी की बी टीम होने का जो इल्ज़ाम है वो कहाँ तक दुरुस्त है। दूसरा, यूपी चुनाव से मुताल्लिक़ आप अकेले लड़ेंगे तो कितना सक्सेस और कितना कामयाब आप होने की उम्मीद रखते हैं? अगर आपको पता है कि 100 सीटों पर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं तो फिर इतनी सारी सीटों पर लड़ने का विचार, इतना ख्याल रखना और बीजेपी को सीधा सीधा फ़ायदा पहुँचाना, इसका क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखो, पहले मैं मौलाना अफसर साहब की बात पर टिप्पणी करना चाहता हूँ
क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी और बीजेपी के नेताओं ने भी हमेशा जो किसान है ना उनकी बेइज्जती की है और उनका अपमान किया है। पहली बात इन्होंने कहा कि वे समझ नहीं पाए, किसान बेवकूफ़ तो नहीं है ना, वे समझ नहीं पाए और उनको समझा नहीं पाए। तो बीजेपी भी बेवकूफ़ नहीं है ना, उनको समझा नहीं पाई, पहली बात। दूसरी बात यह है, मौलाना 600 से 700 किसान शहीद हो गए और आपके केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी को अगर आप जानते हो, उनके लड़के ने भी किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी, 4 किसान मारे गए। तो ये किसानों का अपमान नहीं है तो क्या है? और बीजेपी को झुकना ही पड़ा और झुकना पड़ता, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट अच्छे तरीके से चला रहे थे। दूसरी बात, कारी इरशाद साहब ने सवाल किया है कि आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। बीजेपी की बी टीम मैं भी मान लेता अगर असदुद्दीन ओवैसी, TV9 भारतवर्ष, आज तक, मंथन, न्यूज़ 24 सबसे ये ना बोलते कि हम अखिलेश यादव से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ओवैसी साहब ने बोला है कि हम अखिलेश यादव से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव को मालूम है अगर ओवैसी साहब से गठबंधन करेंगे तो फिर दूसरों का वोट चला जाएगा। वो आप समझते हैं दूसरों का वोट चला जाएगा, क्योंकि इनको मालूम है कि मुसलमान जाएगा कहीं नहीं, भटकेगा और इधर आएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के पास विकल्प नहीं था, अब मुसलमानों के पास AIMIM के रूप में विकल्प है। तमाम मुस्लिम ओवैसी को वोट देंगे। और ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिमों के नेता नहीं है, ओवैसी साहब ने ऐलान किया है कि हम 30 से 35% नॉन मुस्लिम को भी टिकट देंगे। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है हाजी शौकत अली साहब, उन्होंने ऐलान किया, तो इसमें क्या गलत है? लोकतंत्र है, हम कहीं भी लड़ सकते हैं ना, हमारी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन करना ना करना वो अखिलेश यादव के इख्तियार में है ना। हमने तो ऐलान किया ना, हमने तो मायावती से भी ऐलान किया है, चंद्रशेखर रावण के साथ बातें चल रही है। ओम प्रकाश राजभर को कौन ले गए? अखिलेश यादव ले गए ना। उनको मालूम था कि ओवैसी से इनका गठबंधन है। जब अखिलेश यादव 3% को अपने साथ में गठबंधन में ले सकते हैं तो 19% को क्यों नहीं ले सकते? 18% आरक्षण की बात की थी अखिलेश यादव ने 2012 में, कुछ नहीं दिया। और हमारे मौलाना अफसर साहब बता रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में जो मकान दिए गए हैं, उनमें से किसी भी 10 मकानों के नाम मुस्लिमों को गिनवा दो कि उनको दिए गए हैं। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं है। और आपके नेता अनुराग ठाकुर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये मुसलमानों की, ये सबका साथ, सबका विकास नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तीसरी बात यह है कि हम लड़ेंगे, 100 सीटों पर लड़ेंगे, जितनों पर हमारे सदर मोहतरम बोलेंगे उतने पर चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र है, कहीं भी लड़ सकते हैं। बीजेपी की हम बी टीम है, न थे न रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी और हम एक दरिया के 2 किनारे, इंशाअल्लाह कभी एक नहीं होंगे। अच्छा, चुनाव के बाद जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे, अगर कोई इस तरह का समीकरण बन के सामने आ जाए, वैसे अगर उम्मीद जैसे अभी फ़िलहाल ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल हमें देखने में आ रहा है, यह है कि हमने जो इस तरह की सोशल मीडिया वगैरह से कि TV चैनलों से इस तरह की ख़बरें हमें मौसूल हुई है कि आपका जो सियासी सफ़र है उत्तर प्रदेश का ख़ास तौर से, और आपकी जो उत्तर प्रदेश की मेहनत है वो अभी उस कदर मज़बूत नहीं है जितनी उम्मीद आप जता रहे हैं। ये मेरे ख़्याल से आपको भी बखूबी मालूम होगा कि 150 सीटें लड़ना और उनमें से उम्मीद ये रखना कि अक्सर सीटें निकाल पाएँ या निकाल ले, और ऐसी स्थिति में कि बीजेपी पूरे ज़ोर और शोर के साथ में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कोई कमी या कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी तरह जो है कांग्रेस से प्रियंका गांधी जो है अपना खूब एड़ी चोटी का दम लगा करके वो भी पूरी मेहनत कर रही है। मायावती अलग रणनीति लेकर के अपने चुनाव मैदान में हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 3%, आपने कहा 3% वाला ओम प्रकाश राजभर जो है अखिलेश यादव के साथ में चला गया और अखिलेश यादव ने उसको खुशी खुशी अपने साथ में लगा लिया। आखिर 19% वाले मुसलमान का जो नेता, यह है कि मुसलमानों का नेता होने का जो दावा पेश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, और मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की जो बार बार बात कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है कि मुसलमानों का एतमाद जीतने में और इसी तरह जो है अखिलेश यादव का भी एतमाद वो हासिल करने में नाकाम साबित हुए हैं? क्योंकि अगर वो उतनी ताकत
जितनी आप बयान कर रहे हैं उतनी ताकत अगर वो अखिलेश यादव के सामने या कि और दीगर पार्टियों के सामने अपनी बना करके पेश कर देते तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी उनको गठबंधन में लेने से इनकार न करती। रही बात देखो भड़काऊ भाषण देने की, तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम हमेशा से रहता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। आपने उनसे कहा, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, हालांकि पुराना बयान है और अक्सर उनके जो छोटे भाई हैं उनको आप जानते ही होंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को। वो अक्सर जहाँ भी बोलते हैं, जिस महफिल में भी वो बात करते हैं, अक्सर उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अक्सर वो जो बात करते हैं, यहाँ तक कि एक इतना ख़तरनाक बयान उन्होंने दिया बहुत पहले, सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हुआ, उस पर बहुत सारी डिबेट और बहसें भी हो चुकी है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लिया जाए। तो देश की जो दूसरी जनता है, देश के जो दीगर नागरिक हैं, दूसरी कौमें हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई वगैरह हैं, उनके लिए आखिर क्या बर्ताव वो 15 मिनट में करना चाह रहे थे, उसकी भी वजाहत हम चाहते हैं आपसे। देखो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया था, उनके ऊपर केस चला, वो जेल में गए थे। ठीक है, इसका फैसला कोर्ट करेगा, क्योंकि कोर्ट आपसे भी और मेरे से भी बड़ा कोर्ट है जी। ठीक है जी, इसके बारे में मैं कोई बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चल रहा है ये कोर्ट में चल रहा है। रही बात अखिलेश यादव के एतमाद, मुसलमान एतमाद कर रहा है और भी आदमी एतमाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं एतमाद कर रहे हैं। अगर एतमाद ना होता तो गोधरा में ओवैसी साहब का डिप्टी मेयर बना है बीजेपी को हटा करके, आपको मालूम होगा। गुजरात की बात है। हाँ, तो मैं ये तो बता रहा हूँ ना, एतमाद तभी तो वहाँ पे बना है ना, वहाँ पे पहली बार चुनाव लड़ा है, 7 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि 43 सीटें हैं, 22 सीटों में डिप्टी मेयर और मेयर बनता है। तो जो उनमें 17 लोग उनके पास आए हैं, 17 पार्षद आए हैं, उनमें से 6 नॉन मुस्लिम हैं। जब नॉन मुस्लिम का एतमाद जीत सकते हैं तो मुस्लिम का क्यों नहीं जीत सकते? इंशाल्लाह जीतेंगे और जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र का रिजल्ट, बिहार का रिजल्ट आपने देखा, और इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आप रिजल्ट देख लेना। ठीक है, तो यही है, आ रहे हैं, इंशाल्लाह लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और अगर ये कहते हैं ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, तो आप मुझे बता दो कांग्रेस का क्या है यूपी के अंदर? वो भी तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी लड़ेगी, बीएसपी लड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हार गए, आपको मालूम हो, एमपी का 2017 में हार गए, 2019 में हार गए। तो ओवैसी तो जब नहीं था ना, ओवैसी के फरिश्ते थोड़ी आ गए यहाँ पे उनको हराने के लिए, तब क्यों हार गए? तब तो यादव भी नहीं थे ना। तो मेरा बताना है कि अगर अखिलेश यादव ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करते हैं तो बाद की बात वो ओवैसी साहब बताएंगे क्या करना है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, जो भी सीटें आएंगी वो गठबंधन बाद की बात हम बाद में नहीं बता सकते, क्योंकि जब शादी होगी तभी तो बच्चा होगा। ठीक है, दरअसल बात मौलाना ये है कि कांग्रेस पे आपने सवाल किया। देखो, आप भी जानते हैं कांग्रेस हिंदुस्तान की पुरानी पार्टी है, नेशनल वो पार्टी है, और कांग्रेस से मुताल्लिक़ जैसे आप उस पर सवाल या उंगलियां उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपकी बात में दम है कि कांग्रेस का वजूद फ़िलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो यूपी में कुछ नहीं है। लेकिन उस पार्टी का पीछे का अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी जो है उसके पीछे कहानी है। लेकिन आपकी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक स्टेट है, तेलंगाना की वो पार्टी है। फ़िलहाल जो है वो तेलंगाना से बाहर निकलने की वो लाख कोशिश कर रही है, लेकिन अक्सर जिस एतबार से वो मेहनत करते हैं, जिस नहज पे वो काम करते हैं और जितनी कोशिश या उम्मीद लेकर के वो चलते हैं, उस तरह की कामयाबी उनको कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। बंगाल में वो गए हैं, आपने क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ उनका देखा है। महाराष्ट्र में वो लड़े हैं, बिहार में उनको मामूली सी कामयाबी मिली है, 6 विधायक, और वहाँ भी उन पे ये इल्ज़ाम है कि जो है नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार बनी है वो सिर्फ ओवैसी की ही बदौलत बनी है। अगर ओवैसी वहाँ ना लड़ते तो ये 10-15 सीटें जो है और गठबंधन को मिल जाती। इसी तरह जो है अब इतनी छोटी सी पार्टी आकर के इतने बड़े स्टेट में इतना बड़ा अगर दावा पेश करेगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो उसी से किया जाएगा, ना कि कांग्रेस से किया जाएगा। देखो, आपने सबसे पहले तो ये बात गलत कही कि वो तेलंगाना सिर्फ तेलंगाना स्टेट की पार्टी है, जबकि महाराष्ट्र में हमारे एमपी हैं इम्तियाज़ जलील साहब। ठीक है जी, और महाराष्ट्र में हमारे विधायक भी है, पार्षद भी है, और आपने गुजरात में भी है। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा तो इनके जो पहली सीट है अमेठी, वो भी हार गए। ठीक है जी। तो रही ओवैसी साहब की बात,
जो आप बिहार की बात करें, बिहार में ओवैसी की वजह से नीतीश कुमार की सरकार बनी, या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओवैसी साहब 19 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 सीटों पर जीते, 14 में 6 सीटें नीतीश कुमार जीते, 8 सीटों पर गठबंधन जीता। ठीक है जी। और कांग्रेस पार्टी वहाँ पे 70 फासला रहा, अगर वो 8 सीटें जो है गठबंधन के गठबंधन वही तो जीता ना, आरजे वही तेजस्वी वाले ही जीता, 6 सीटें नीतीश कुमार के पास गई। वो 6 सीटें ही अगर जीत जाते और जो है तो 6 तब भी नहीं सीटें जो MIM ने हासिल किया, जाहिर सी बात है मुस्लिम बाहुल इलाके से वो तो गठबंधन के लिए बोला था ना, तो बीजेपी तो वहां से जीत हमने गठबंधन के लिए बोला था ना। गठबंधन क्यों नहीं किया? उनको मालूम है ना कि मुस्लिम को तो सिर्फ दरी बिछाना है, मुस्लिम को कोई क़यादत न खड़ी करे, मुस्लिम लीडरशिप न बननी चाहिए देश के अंदर। तीसरी बात यह है कि आप देख लेना, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, BSP लड़ रही है, ये थोड़ी ना है सिर्फ ओवैसी आएगा। अभी एक बात बताओ मुझे, MP के चुनाव हुए थे, ओवैसी साहब 3 सीटों पर चुनाव लड़े, हैदराबाद, बिहार, महाराष्ट्र, 2 सीटों पर कामयाबी मिली उनको। उनकी वजह से कैसे मोदी 325 सीटें ले गए, ये तो देखना पड़ेगा ना। बात रहती है ना कि वो अक्सर उन्हीं जगहों से चुनाव लड़ते हैं जहां अक्सरियत में मुसलमान होते हैं, तो इसलिए उन्हें मालूम होता है कि मुस्लिमों का ही वो वोट हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा गैर मुस्लिम उन पर एतमाद ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कोई दीगर पार्टी उनको अपने साथ लेने से कतराती है। बात ये कतराना इस बात से नहीं है, कतराना सिर्फ इस बात से है कि मुस्लिम लीडरशिप ना बने देश के अंदर, मुस्लिमों को आरक्षण ना मिले, मुस्लिमों को हक ना मिले। अब कोई भी BJP का प्रवक्ता बोल रहा था कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हम पाकिस्तान क्यों जाए? हमारा देश तो हिंदुस्तान है ना, हमें पाकिस्तान से क्यों तुलना करते हैं हमारी? ये बार बार बीजेपी के लोग, अनुराग ठाकुर बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, ये क्या अल्फाज है? साध्वी प्रज्ञा क्या बोलती है, साक्षी महाराज क्या बोलते हैं? ये तो बीजेपी के लोग बोलते हैं ना। अभी यति नरसिंह आनंद का आपने सुना होगा कि एक बच्चा मंदिर में पानी पीने के लिए चला गया, उसको मारा पीटा, और मुस्लिमों के खिलाफ क्या क्या बकते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज करवाता। साध्वी प्रज्ञा है, वो नाथुराम गोडसे को देशभक्त मानती है, जबकि वो सबसे बड़ा कातिल गुंडा दरिंदा था, उसने महात्मा गांधी को मारा था। कंगना राणावत को बीजेपी पद्मश्री दे देती है, जो कहती है कि भीख में मिली आज़ादी, 1857 की जंग आज़ादी, इतने लोगों ने जान दे दी, और कंगना राणावत बोलती है कि भीख में आज़ादी मिली। वो महात्मा गांधी जी को बोलती है कि महात्मा गांधी के विचार ये थे, एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल दे दो, तो ये क्या गलत विचार थे, वो क्या आज़ादी दिला सकता है, कंगना राणावत बोलती है। तो उसके खिलाफ उनको पद्मश्री दे दिया जाता है। और ओवैसी साहब मुस्लिमों के लीडर नहीं है। अगर ओवैसी साहब संविधान के खिलाफ बात करते तो उनको 2014 में संसद रत्न न मिलता, ये आपको मालूम होना चाहिए। संसद रत्न बहुत अच्छे तरीके से उनको नवाजा गया है। तो नाज़रीन, ये थे मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, जिन्होंने अपनी बातें बेबाकी के साथ में जो है आपके सामने रखी, और पूरे हौसले के साथ में जहाँ तक इनको मालूमात हासिल थी उन्होंने माशाल्लाह अपनी बात आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं उससे पहले कि मौलाना अफसर साहब से जो है इनके बयान या इनकी बातों से मुताल्लिक़ सफाई हासिल करूँ या सफाई लूँ, तो एक सवाल मेरा और आखिरी सवाल मौलाना से रहेगा कि ये उनके लिए पर्सनल सवाल होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस सवाल का मैंने अभी ज़िक्र किया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उन पे उनकी पर्सनल राय क्या है? वो सवाल इनके लिए जो है उनका ये बयान जो है बेहतर है या है कि गलत है? सही और गलत में जवाब दे सिर्फ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था, ये बयान उनकी हम भी कंडेम करते हैं तभी तो कोर्ट ने उनको जेल में डाला था ना। ठीक है, उन्होंने दे दिया था, गलती है तो उनको सज़ा हो गई, वो केस चल रहा है, हम उनके ऊपर क्या टिप्पणी कर सकते। अब मैं जो है काफ़ी देर से इंतज़ार में हैं मौलाना अफसर साहब भी, माशाल्लाह तारुफ तो पहले आप लोगों ने सुन ही लिया है हज़रत का। अब उनसे बहुत सारे इल्ज़ामात जो है मौलाना ने लगाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो समर्थक है मौलाना आसिफ साहब, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। बिल से मुताल्लिक़ है, किसान बिल से मुताल्लिक़ माशाल्लाह उन्होंने पहले ही सफाई दे दी है। पाकिस्तान भेजने वाला बयान है, कंगना रनावत वाला है, और इसी तरह देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं मौलाना को बस एक ही बार में जो है माइक थमा रहा हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि मौलाना हर सवाल का जो है बेबाकी से जवाब देंगे और अपनी बातों को जो है सलीक़े के साथ में जो है पेश करेंगे, ताकि आप हजरात को समझने में आसानी रहे, और हर बात पर मुकम्मल वजाहत के साथ में अपनी सफाई पेश करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है दोबारा से वक्त दिया। देखिए, अभी मौलाना आसिफ साहब बोल रहे थे, अभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वो बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई दो मैटर नहीं है। पहले ही बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज में बता देता हूँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक छोटा सा हमारा हिस्सा है। पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कोई बुरा कदम उठाने की या बुरी साजिश करने की सोच नहीं रखता है, लेकिन वो उससे पहले हम अपनी सोच ये रखते हैं कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई जुल्म होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो हम पाकिस्तान के साथी नहीं हैं। आपको बता दें मैं। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान, सिर्फ आप लोगों के पास ये बचा है और कुछ नहीं बचा आपके पास। आप लोग जब माइक पकड़ते हो, ख़ास तौर से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लोग हैं, कि आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान उसका विरोधी है और मैं भी हिंदुस्तान का हूँ। मैं भी हिंदुस्तान के साथ उस आदमी का, उस व्यक्ति का विरोधी हूँ जो हमारे देश का विरोधी है। सुन लीजिए अच्छी तरीके से, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे इसके अलावा दूसरे कोई भी ममालिक हो। अगर हिंदुस्तान के लिए कोई जायज़ती का कदम उठाता है तो सबसे पहले मैं उनको खंडित करता हूँ। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, दूसरे की बात आप मत करिए। और रही सुन लीजिए आप मेरी बात को, मैंने आपकी बातों को सब बड़े अच्छे अंदाज से सुना है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर जितने वक्ता हैं, जितने वक्ता हैं, हम सबको सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सुनते नहीं हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही बात है कि हिंदुस्तान कहता है, हिंदुस्तान के फला जो है नागरिक बोल रहे हैं कि उसको गोली मारो, उसको पाकिस्तान भेजो, उसको ये कर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा निष्पक्ष कार्रवाई करती है। भाजपा के कई सारे विधायकों ने अगर जुल्म करने की कोशिश करी तो उनको जेल भेजने का काम करा हमारी सरकार ने। हमारे यहाँ फेवरदारी नहीं होती है। अगर किसी चीज़ को आप जो है खाली टिप्पणी करने से पहले आप उसको अच्छे से समझ लो, या है कि उस पर जो है अच्छे से मुताला कर लो, तो शायद आप इतने भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान हमारे गुलदस्ता है, इसमें इस गुलदस्ते में हर तरह का फूल है, हर तरह की खुशबू है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? इस गुलदस्ते को उखाड़ने का काम कर रहे हो, इस गुलदस्ते को जो है ख़राब करने का काम किया जा रहा है। अगर तेलंगाना की बात कर रहे हो, आप हैदराबाद की बात कर रहे हो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में हर स्टेट में चुनाव लड़ा जाता है? हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई भी सरकार चुनाव लड़ती है तो उसके लिए बहुत बड़ा बजट इकट्ठा करना पड़ता है। क्या ओवैसी साहब के पास इतना पैसा आ गया कि वो पूरे हिंदुस्तान का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, आप गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं, समझ लीजिए मेरी बात को। अगर वो तेलंगाना से चले हैं और इसके अलावा आपने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में भी एमपी, कितने एमपी हुए? 2 या 3 एमपी पे आप हुकूमत करना चाहते हो? आप 4 या 5 विधायक या 10 विधायक निकाल के आप जो है सरकार बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज से, हम 200 पार करके निष्पक्ष सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ओवैसी का यहाँ धेला उठने वाला नहीं है। ओवैसी के जितने लोग समर्थन में जो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, या है कि वो प्रचार कर रहे हैं, गलत तरीके से बात को समझ नहीं पा रहे हैं, कल वो मुंह की खा के जाएंगे। मैं अपनी बात को जो है ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपकी सारी बातों का ध्यान दे रहा हूँ। अभी वो मंत्री जी के बेटे का आपने नाम लिया है, क्या प्रशासन ने उसमें एक्शन नहीं लिया है? प्रशासन ने उसमें जांच नहीं की है, दोषियों को जेल नहीं भेजा है, फिर आप कैसे टिप्पणी करने की बात करते हो? ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर किसान विरोधी की बात सरकार करते तो किसान, अगर आप पहले बात कही थी कि किसान 700 मर गए, 800 मर गए। देखिए, जब 1 लाख या 2 लाख आदमी कहीं बैठेंगे तो 500-700 कोई वैल्यू नहीं रखते हैं मरने में, क्योंकि कोई किसी को बुखार है, कोई अपनी बीमारी में मरा है। सारे किसान अपनी बीमारी से मरे हैं सरकार से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सरकार की फौज ने किसी से गोली से नहीं मारा है किसी को। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार से 700 आदमी मर गए हैं, अगर आप रोजाना का आंकड़ा करें तो घर के आंकड़े अगर करोगे आप, तो लाखों की तादाद में आपको मृत्यु होने की जो है आपको खबर मिलेगी। देखिए मौलाना आसिफ साहब, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप IMIM के जो है आप समर्थक हैं, ठीक है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप जो है अपना आप को अपना समझौता कर रहे हो, आप बढ़ावा दे रहे हो, आप दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से आप जो ये बात कर रहे हो, क्या ओवैसी साहब जो है पाकिस्तान के विरोधियों को अगर हम जो है सज़ा देने के लिए हम तैयार हैं और वो पाकिस्तान के हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नबी की भी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो वफादारी के साथ रहो, और हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर
लेकर अगर आज तक की आप बात करेंगे तो मुसलमान का हर जगह किरदार रहा है। दूसरी बात का जवाब मैं आपको देता हूं, कांग्रेस की आपने अभी एक टिप्पणी करी थी, कांग्रेस से हमें मतलब क्या है? कांग्रेस ने देखिए, अगर आप मुसलमान की अभी बात कर रहे थे कि मुसलमान का जो है कोई नेता नहीं है, मुसलमान की बात करने वाला कोई पार्टी नहीं है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमान की बात करने आई है। क्या अब से पहले जो है भाजपा सरकार हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनी थी? क्या अब से पहले कांग्रेस सरकार नहीं चल रही थी? क्या सपा और बसपा नहीं चली थी? देख लीजिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति हिंदुस्तानी है वो पहले भी हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेगा। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ विरोध करता हूं, उन्हीं मंत्रियों के साथ विरोध करता हूं, उन्हीं सरकार के साथ विरोध करता हूं जो लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद करने वाले हिंदुस्तान के अंदर जन्म ले रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि उनको गोली मार दी जाए, हत्या कर दी जाए, उनको फांसी लटका दिया जाए। मैं भी कहता हूं इस बात को। देखिए, जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें हिंदुस्तान की वफादारी करनी चाहिए, हिंदुस्तान की वकार को समझना चाहिए। ये नहीं है कि बस मुर्दाबाद कह दिया, समझ लीजिए हिंदुस्तान के अंदर। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, कांग्रेस ने आज तक क्या किया है कि मुसलमान बीजेपी तुम्हें मार देगी, मुसलमान तुम्हें बीजेपी मार देगी, मुसलमान भी। मेन पॉइंट समझ लीजिए आप मेरा, जो आप बोल रहे थे अभी, मुसलमान का कोई जो है नेता नहीं है। भाजपा के अंदर 2013 से मैं काम कर रहा हूं, 2013 से। आप अभी 4 दिन से आपने जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया है, और अभी 4 दिन से आप, मुझे लगता है कि बड़े वक्ता हो गए हो। लेकिन 2013 से मैंने भाजपा को जब ज्वाइन किया, मेरे से पहले जो नेता हुआ करते थे वो भी जो है, अरे मुसलमानों तुम्हें भाजपा मार देगी, मुसलमानों भाजपा मार देगी। लेकिन मैं कहता हूं कि सबका साथ सबका विकास अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। उसका कारण यह है, समझ लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए। आपकी जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था, आप बोल रहे थे तो मैं खामोश सुन रहा था। सुन लीजिए आप मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी मुसलमान हूं। आप लगाइए मेरे ऊपर फतवा में काफिर हो गया, लगाइए। अगर आप काफिर की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ भी आप काफिर कहिए, मुलायम सिंह के साथ भी मुसलमान ना, उसके साथ भी काफिर कहिए। आप बहुजन समाज पार्टी के साथ में मुसलमान ना, उसको भी काफिर कहिए। कांग्रेस के साथ में मुसलमान ना, उसको भी काफिर कहिए। अगर काफिर का फतवा तुम्हारे यहां सबसे पहले निकलता है तो कांग्रेस के लिए, मुसलमानों के लिए फतवा जारी करिए। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान का हिस्सा था, और मुसलमान हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को अपमानित करने का काम, अब मुसलमान को वर्गलाने का काम और भड़काने का काम तुम जैसे लोग कर रहे हो। मुसलमानों को जो है गुमराही की जिंदगी में जो आज तक जीने का आज तक मौका मिला है, 60-70 साल हो गए हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। भाजपा से तो मुसलमान को डराया गया है, और मुसलमान के यहाँ इतने बच्चे पैदा होते हैं, मुसलमान बहुत सारा गोश्त खाता है, मुसलमान। जब इस तरह की बात हम पैदा नहीं होंगे, हमारे से पहले उन लोगों के सामने बात जाएगी तो हमसे क्या वो मोहब्बत करेंगे? क्या ये अच्छे ख्यालात रखेंगे हमारे सामने? हम लोग जब वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, उनके विचार को सुनेंगे, हम अपना विचार रखेंगे। अरे मुसलमान तो सबसे ज़्यादा बच्चा पसंद करना शुरू करता है, ऐसा नहीं है। उन लोगों, मैं भी बैठा हूँ, मुझे भी पता है, और मैं अच्छी तरीके से उन लोगों में, हिंदुस्तान के उन मंत्रियों लोगों के साथ बैठ के आया हूं जहां से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है हिंदुस्तान की। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, उन लोगों ने हमसे सवाल किया, अरे भाई मुसलमान तो गाय का गोश्त खाता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गाय के गोश्त में बीमारी है, दूध शिफा है, घी ग़िज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से आज भी 100 किलोमीटर की दूरी पर गाय पैदा नहीं होती है। गाय हलाल है, मैं मानता हूँ, हराम नहीं कहूँगा। घोड़ा भी हलाल है, मैं भी कहता हूँ घोड़ा हलाल है, खाइए आप घोड़ा अगर मुसलमान हैं आप। अगर आप जो है इसी बात को लेके सारे काम कर रहे हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, गाय फलाना ढिमाकाना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे उलमाए किराम फरमा रहे हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर गाय को खाने के ऊपर आपत्ति आती हो तो मुसलमान क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? मैं कहता हूं कि उस मुसलमान को फांसी दे दी जाए अगर कानून का उल्लंघन कर रहा है। आप बोल रहे हो संविधान की बात, देख सुन लीजिए मेरी बात को। आप अभी बोल रहे हो संविधान की बात, आपने एक बात कही है, संविधान भाई ये है, संविधान में ये, संविधान में ये लिखा है कि कोई धर्म किसी धर्म के लिए दूसरे को तकलीफ देने की साजिश ना करे। समझ गए? अगर हमसे गाय के नाम पे उन लोगों को, हमारे वो भी भाई हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं, अगर उन लोगों को तकलीफ होती है तो मुसलमान मानता क्यों नहीं, सुधरता क्यों नहीं? मुसलमान को जब हरकत करता है तो जब उनको किरदार उनका नजर आता है, उनको जब अपनी गलती करता है, हदें पार कर जाता है, जब उनको नेता याद आता है,
और फिर कहता हमारा कोई नेता नहीं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान का जितना सम्मान है कांग्रेस के अंदर नहीं रहा, बहुजन समाज पार्टी के अंदर नहीं रहा, समाजवादी के अंदर नहीं रहा। और समझ लीजिए हमने पहले चुनाव हुआ था, डंके की चोट पे हमने कहा था, मीडिया ने हमसे सवाल किया था कि आप ये बताइए कि महागठबंधन किया जा रहा है। आज दूसरा लफ्ज दोबारा से दोहरा रहा हूं, महागठबंधन किया जा रहा है, अखिलेश यादव सुबह 6 बजे तुम्हें घर भेज देगा। हमने कहा था हम 300 पार करेंगे, हमने डंके की चोट पर कहा था। और आज फिर कह रहे हैं ओवैसी साहब के समर्थक, आप अच्छे से सुन लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं पूरी तरह से, तो 200 सीटें पार करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। दूसरी बात, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है, सबका काम किया। आपने एक सवाल किया था मुसलमानों के घरों की बात करो। आपने कहा 10 मुसलमानों के नाम गिनवा दीजिए। 2000 की लिस्ट मेरे पास है, 2000 मुसलमानों की। सुन लीजिए पहले मेरी बात को, 2000 मुसलमानों की लिस्ट मुजफ्फरनगर की मेरे पास लिस्ट है। 80% मुसलमानों के घर बने हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के घर नहीं बने। अभी सरेंडर की बात करिए, गवर्नमेंट ने सरेंडर बांटे, क्या वहां हिंदू मुसलमान देखकर तो वो सरेंडर नहीं बटे? घर बटे तो वहां जो है सबसे ज्यादा मुसलमानों के घर बने। आप कैसे कह रहे हैं मुसलमानों के 10 घर? आप लिस्ट निकलवाए, विकास प्राधिकरण जाइए, आप हर जिले के विकास प्राधिकरण से कहिए कि इस जिले में मुसलमान के प्रधानमंत्री योजना से कितने मकान बने हैं। आपको पता ही नहीं है कितने मकान बने हैं। जितने गैस सिलेंडर बटे हैं वो टोटल के टोटल ये देख के नहीं दिया गया कि ये सुन लीजिए, मैं जवाब नहीं देना चाहता, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं लास्ट सुन लीजिए आप मेरी बात को। मेरे पास अभी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मौलाना की बात को लेकर मैं बैठ गया था और उसी बात को लेकर मैं आपसे सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं। मैं बीच में बात करना और बोलना पसंद नहीं करता हूं। आप कुछ भी बोले, मैं बैठा रहा, आप बोलते रहिए, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप जो कहते रहे, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। आप ओवैसी से अगर आप ये कहते हो कि हमने जो है अखिलेश को जो है न्योता दिया है, तो हमारे ऊपर इस बात की ठेकेदारी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम कांग्रेस और फलाना और दिमाग का सब मिलकर लड़ेंगे, जब हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सब एक हो जाओ, ना हो जाओ, आप सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ लो, जब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बन रहे हो, जब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पार्टी है, सब अपने अपने चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी ने अगर यहाँ जनता का काम किया है और जनता अगर अपना काम नजर देख रही है, जनता के सामने काम है, तो वोट वही मिलेगा जिसने काम किया है। अब से पहले अखिलेश ने भी अपना काम वो बोला कि मैंने जो हेलीकॉप्टर उतार दिया, मैंने रोड बना दिया। फिर जब उसने इतना काम किया था तो दोबारा से उसके जो उपचुनाव हुए हैं वहां पे भी वो जीत नहीं पा रहे, मुस्लिम बहुमल्य में जीत नहीं पा रहे। अपने सारे जो उनके मुस्लिम बहुमल्य के जो MP थे वो सारे हार गए। अगर उन्होंने काम किया था तो काम के बल पे उन्हें चुनाव होना चाहिए था। मैं अपनी बात लंबी छोटी नहीं करता, छोटी बात में आपका जवाब दे रहा हूं। हमारी सरकार ने घर दिया, उसमें हिंदू मुसलमान देख के नहीं दिया, सबको दिया। आप लिस्ट चेक करा लीजिए, विकास प्राधिकरण चला जाइए। दूसरी बात, सिलेंडर बांटे, उसमें जो है मुसलमान को बराबर मिले। ऐसा नहीं है कि तू मुसलमान तू हिंदू तुझे नहीं मिलने का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड बटे, बीमारी के लिए इलाज के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड का जो है लोगों को एक बढ़ावा दिया। उसमें किसी मुसलमान का हिंदू का नाम नहीं है। अगर वहां आयुष्मान कार्ड का नंबर मौली वासिफ का आया, मौली अफसर का आया तो भी मिला, और किसी अमित का या जो है पंकज का तो भी मिला। ऐसा नहीं है। देखिए सरकार कोई भी हो, अगर हम लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं, सरकार से हम लोगों को 70 साल की जिंदगी में डरा के रखा गया है। और मैं कहता हूं मुसलमानों से, खास तौर से मुसलमान ओवैसी साहब के चक्कर में बेवकूफ ना बने, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। और जो मुसलमान ओवैसी के चक्कर में बेवकूफ बन रहे हैं वो महाबेवकूफ हैं। उनको चाहिए कि डायरेक्टली भाजपा को वोट दे देना चाहिए। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मौलाना एक मिनट मौलाना, कुछ सवाल मौलाना बीजेपी से ही मुताल्लिक़ मेरे हैं। आप पिछले तकरीबन 5 सालों से यूपी में बीजेपी की हुकूमत है और हिंदुस्तान में पूरे जो है 5 साल पहले वो मुकम्मल कर चुके हैं, अभी भी उन्हीं की सरकार है। लेकिन कुछ सवालात जो इस तरह के हैं कि उन पर या तो बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाई है या कि उनमें मुकम्मल तौर से सफाई पेश नहीं कर सकी है, तो उनमें मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कुछ आपने कुछ बातें की हैं जो मैंने तहरीर की हैं उनमें। हाँ, एक तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सरकार की फ़ौज। तो सबसे पहले मैं आपको ये कह दूँ कि फ़ौज सरकार की नहीं होती, फ़ौज देश की होती है।
दूसरा ये मौलाना के कार्रवाई गलत बयान पर बीजेपी जो है नहीं करती। आपने कहा कि सब पर कार्रवाई की गई है। सब पे हुई है। हाँ, बीजेपी अभी दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए अभी पीछे कुछ वक्त पहले, तो उसमें जो जिन बयान का जिक्र मौलाना ने किया है वो अब तक आज़ाद है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके नेता हैं और सड़कों पे हमें खूब घूमते फिरते इस तरह के ही और हवाले के भाषण देते हुए खूब दिखाई देते हैं। एक बात और है, महंगाई पर बीजेपी की कोई पकड़ देखने में नहीं आई है किसी भी स्टेट में। आप गवर्नमेंट में हैं, इसी तरह जो है स्टेट में भी आपकी हुकूमत है, लेकिन आपने देखा गैस सिलेंडर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस के राज में हमने खुद अपनी छोटी सी उम्र में जो देखा है कि हमने 400, 450, 500 रुपये तक का सिलेंडर ख़रीदा है जब से हमने खुद भी ख़रीदना शुरू किया। आज हम 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले आदमी जो है, हमारी हैसियत और औकात से बढ़कर के सिलेंडर के दाम हो चुके हैं। तेल हम देख रहे हैं तो 200 पार, खाने का जो घर का सरसों का तेल होता है वो 200 रुपये किलो हमने ख़रीदा है। तो मौलाना 1 मिनट, चंद सवाल है, इनके जवाब आपको। आपका जो सवाल हो चुका है मुझे दे दीजिए, मैं जवाब दूसरा एक बात और, घर पर हाँ, मैं मौलाना की तरफ से एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ कि घर जो आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो घर बनवाए गए हैं उसमें सभी का ख्याल रखा गया है। अच्छा, अभी ओवैसी साहब हो या कि और भी कुछ नेता ओवैसी साहब की पार्टी से मुताल्लिक़ ख़ास तौर से सवाल बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता से अगर उन्होंने ये सवाल किया है तो उन्होंने उसका कोई सफाई से जवाब नहीं दिया है, कोई माकूल जवाब सामने नहीं आया है। एक बात और मौलाना, कंगना रनावत, अभी मौलाना ने कहा उनको अवार्ड से नवाजा गया है, उनके बयानात पर बीजेपी क्यों एक्शन में नहीं आ रही है, उसकी भी मैं सफाई चाहता हूँ आपसे। ये कुछ चीज़ें हैं जो, फिर मैं मौलाना को 2 मिनट दूंगा। आप 1 मिनट दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। देखिए मौलाना, आप जो बात कर रहे हैं उन्हीं सभी बातों का शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ। महंगाई की बात करो तो 2020 में हिंदुस्तान के अंदर वो महामारी आई है जिसे एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए कई हज़ार रुपए का खर्च। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए मौलाना, मैं प्लीज़ आपसे एक बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो बाहर आदमी खड़ा है और बाहर वो लोग आ गए। सो 1 मिनट सुन लीजिए बस। मैं देखिए, हिंदुस्तान का खर्च है, हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, कोई भी बादशाह अपनी रया को, जनता को मारना और मरवाना नहीं चाहता। सुन लीजिए, वो चाहे कितना भी ख़राब हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो हमारे वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन का वो इंतज़ाम किया गया है जो आला तरीन है। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम किया गया है, उनको जो है वैक्सीन का भी इंतज़ाम किया गया है। देखिए, 2 पैसे लगते हैं, 2 पैसे कोई चीज़ अगर हमारे ऊपर महामारी है, उस महामारी के लिए, बचाव के लिए हम अपना कारोबार देखेंगे या अपना बच्चे देखेंगे। सुन लीजिए, उस महामारी को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, जो दवाइयों के ज़रिए से या ये कि अपने रया को, अपने जनता को बचाने के लिए वज़ीर आज़म ने भाग दौड़ की है। दूसरी बात यह है, देश के अंदर हमारे बहुत सारा असला भी ख़रीदा गया है, उसमें भी पैसा लगता है। इसके अलावा बस 1 मिनट सुन लीजिए, बस एक बात हो गई है, रही उसकी बात कि कोर्ट वाला, अभी रावण जी का अपनी बात कर रहे थे, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जा रहा हूँ, असल में मुझे लेट हो गया है। 1 मिनट में अगर कोई मसला हुआ है, उसमें कानूनी कार्रवाई हुई है और हो रही है, समझ लीजिए, डीजीपी स्तर से जो है जांच चल रही है या हुई है। उसमें 2 चीज़ें मौलाना जी बताइए। हाँ, 2 चीज़ें पाई हैं। हाँ, दिल्ली दंगों में एक आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो मुसलमान इत्तेफाक से उसका नाम मुस्लिम है, तो उसके यहाँ कुछ इस तरह के सबूत पाए जाने पर, अल्लाह बेहतर जाने वो क्या साजिश थी या वाकई ऐसा ही था, तो उसको सिर्फ वो उसके यहाँ इस तरह की चीज़ें अगर पाई जाती है तो उसको फौरी तौर से कैद कर लिया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहाँ तक कि उस पर बहुत बड़ी जो है कार्रवाई होती है। देखिए, लेकिन बीजेपी का एक नेता सड़क पर खड़ा होकर ऐलानिया ये कहता है, प्रशासन को भी उन्होंने जो है खुला चैलेंज। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। कहा था कि ट्रंप के जाने तक हम इंतजार कर रहे हैं, देखिए आपको मैं समझ रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। देखिए, ऐसे लोगों को सरकार कोई बढ़ावा नहीं देती है, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। पहले सुन लीजिए, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, सारे मामले हैं, ऐसा नहीं है जांच नहीं हो रही है, जांच हो रही है। दूसरी बात मैं भी कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, ऐसा नहीं है मैं उसके फेवर में हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ों को कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई गोली मारो, पाकिस्तान भेजो, देखिए ये सब लोग हमारे ही बीच से निकल के आग लगाने वाले लोग हैं,
समझ लीजिए, सिर्फ इस देश के अंदर पहले से लेकर आज तक का जो मामला चला आ रहा है वो सिर्फ एक दूसरे को मान सम्मान और वकार खराब करने के लिए चला आ रहा है और कुछ नहीं है। क्या बीजेपी वाले इस बात को नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या मानते नहीं है? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप कहिए गद्दार। देखिए आपका मदरसा चल रहा है, आपके यहाँ तालिबे इल्म हैं, मैं कहता हूँ कि आपके तालिबे इल्म चोर हैं, मैं कहता हूँ कि आपके तालिबे इल्म चोर हैं, लेकिन क्या तालिबे इल्म चोरी करेंगे? हाँ, तालिबे इल्मी के ज़माने में या तालिबे इल्मी के उसके किरदार में कोई चोर चोरी कर सकता है, तालिबे इल्म कभी चोरी नहीं कर सकता। देखिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान का गद्दार हो ही नहीं सकता, ठीक है? वो वफादार था, वफादार है और वफादार रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन अगर मुसलमान का कोई किरदार बना के, टोपी लगा के, मान लो दाढ़ी रख के अगर कोई बाहर से आदमी आके यूँ कहने लगता है मैं मुसलमान हूँ, क्या वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर वो मुसलमान जो है, मुसलमान के रूप में अगर वो देश का विरोधी है तो गोली मारने में क्या जा रहा है? मार दीजिए, मारिए। हाँ, दोनों तरफा होना चाहिए, मारिए। और रही उसकी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने थे। उन्होंने गुंडा राज को क्या कहा, या तो वो अपना जो है इंतजाम कहीं और कर लें या मिट्टी में समा जाएं। ठीक है, मैं उनकी बातों से लाख मरतबा जो है समर्थन करता हूँ। 5 साल बुरे होने जा रहे हैं। इस 5 साल के इनकाउंटर में अगर आप ये बात कर रहे हो कि मुस्लिम, क्या हिंदू गुंडे नहीं मरे हैं उसमें? भाई हिंदू गुंडे भी तो मरे हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई विवाद करता है, कोई बड़ा जो है बदमाश है और दूसरे को जो है मतलब एक कातिलाना हमला कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई है और कार्रवाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। ये तो अपनी अपनी पार्टियों के सबके विषय होते हैं। वो उसकी बगावत करेगा, वो उसकी बगावत करेगा, वो उसकी बगावत करेगा। लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और मौलाना 1 मिनट, आप 1 मिनट तशरीफ रखिए। देखिए बीच में जाना मुनासिब नहीं है। सिर्फ मौलाना आपका वक्त बड़ा कीमती है, हम जानते हैं। मौलाना का जवाब ले लेते हैं। उस देखो ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, इनके अंदर पहले से झूठ बोलने की आदत है। बीजेपी के अंदर जो है, बीजेपी के अंदर झूठ बोलने की आदत है। नाथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी, आपने कहा देश के गद्दारों को गोली, संविधान है, संविधान जिसको गोली मारने की इजाजत देगा उसको गोली मारी जाएगी। पहली बात यह, मनीष गुप्ता का इनकाउंटर हुआ, उसके पास योगी आदित्यनाथ 51 लाख रुपए दिए। अल्ताफ का इनकाउंटर हुआ, उसको क्यों नहीं दिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी है। मनीष गुप्ता का इनकाउंटर हुआ, उसमें योगी आदित्यनाथ ने 51 लाख रुपए दिए। और आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा आप मेरी बात सुनिए। आपकी आइडियोलॉजी जो है, आपकी आइडियोलॉजी, आप किसी को व्यक्तिगत ये नहीं कह सकते, आप किसी को व्यक्तिगत ये नहीं कह सकते कि एमआईएम के साथ जाने वाले महाबेवकूफ़ है। हम कहते हैं बीजेपी के साथ जाने वाले महाबेवकूफ़ है। और आपके पास कोई जवाब नहीं। आप मुझे 2000 की लिस्ट दिखा दो। बीजेपी के अंदर झूठ की एक बहुत लंबी कहानी, आप झूठ बोलते हैं, हमेशा से झूठ बोलते हैं, ठीक है। और मनीष गुप्ता के पास जा सकते हैं, अल्ताफ के पास क्यों नहीं गए? आपको मालूम नहीं होगा, आपको नॉलेज भी नहीं होगी, ठीक है ना। नाजरीन, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले बस एक आखिरी सवाल और मैं मौलाना अफसर साहब से लेना चाहूँगा। अभी मौलाना ने कहा कि हमने पहले डंके की चोट पे कहा था कि 300 प्लस जाएंगे हम, लेकिन एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतना कम एतमाद कैसे कि 300 से सीधा 200 पे आ गए। अभी मौलाना कह रहे हैं कि 200 प्लस जाएंगे इस बार। तो 300 प्लस का जब पहले आंकड़ा आपने छू लिया, जनता ने आपको जो है वोट दिया और आपको जो है इख्तिदार में बिठाया, आपकी सरकार बनाई, तो 300 से 200 के बजाय फिर तो आपको पूरी 400 की 400 सीटें हासिल कर लेनी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे मौलाना ये है कि जो है दंगों में एक तरफा कार्रवाई यहाँ उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा है उसमें बीजेपी की तरफ से देखने में आई है। मौलाना आप समझदार, एक समझ लीजिए बात को यार, मेरी बात समझ लीजिए। ये तो बात कितनी लंबी करें वो हो जाएगी। आप समझदार, बच नहीं रहा हूँ। देखिए मौलाना, मैं बच नहीं रहा हूँ, मैं बच नहीं रहा हूँ। मेरे पास माजरत चाहता हूँ, मैंने पहली 5 मिनट के लिए बोला था, नहीं मैंने बोल दिया कि आप खुद समझदार आदमी है। नहीं, देखिए आप खुद समझदार आदमी है कि इस तरह के सवालों से कुछ होने वाला नहीं है।
एक आदमी को आप मुख्यमंत्री बना करके पूरी इतने बड़े देखिए स्टेट का वो जिम्मेदार ऐसा बनाया आपको है, ये सवाल आपसे उसको इस तरह के जवाब देते हुए इस तरह की बात करते देखिए हुए मेरी शोभा देता है। मेरी बात सुन लीजिए। आपको ये सब बातें जो करनी है आप मुझे पहले से बता दें, मैं आपके घंटा लूंगा, माकूल जवाब दे के नहीं, नहीं, जाऊंगा। यार, सुन लीजिए कहाँ टाइम दोबारा से मांगा? फिर अगर आपको ऐसा सिर्फ एक जवाब दोबारा मांगा। से अगर मौका आप जवाब दे एक बात दीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा से अगर मौका मिलता है आप मेरे साथ 1 घंटा बैठिए, पूरी बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि मैं अचानक से नमाज़ पढ़ने आया था, लोग मेरा इंतज़ार मेरे घर पे कर रहे हैं। सच्चाई ये है, आप चाहे आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ जो है 5 मिनट का टाइम लेके मान लो आधा घंटा 1 घंटा होने जा रहा है। माफी चाहते हैं। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर 200 की और 400 की बात कर रहे हो, देखिए एक जो है मनोबल होता है हर चीज़ का। हाँ। और मनोबल कब बढ़ता है कब टूटता है वो वक्त होता है, हर चीज़ का वक्त होता है। लेकिन हाँ हम ये बता रहे हैं कि हम निष्पक्ष अपनी सरकार बना रहे हैं, बस मैं इसी बात पर अपनी बात को समाप्त 200 पे जा रहे हैं। 200 पार करेंगे, अच्छी बात। 200 पार करेंगे निष्पक्ष। हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने बगैर समर्थन के अपनी सरकार बना रहे हैं, 100% बना रहे हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। मौलाना को तकाज़ा है, मौलाना जा रहे हैं, कोई बात नहीं। माशाल्लाह मौलाना ने अपनी बातें जो है पूरी हौसले के साथ में रखी है। जो भी आपने जो है सुना है देखा है, अब क्या बेहतर है क्या नहीं है नतीज आप खुद निकाल सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जो है शुरू से आखिर तक हाजिर रहे। मैं अब जो है क़ारी सनवर साहब की भी मुख्तसर राय लेना चाहूँगा कि क़ारी साहब ने जो है ये पूरा मुकम्मल प्रोग्राम देखा सुना, उन्होंने नेताओं की बातों को बगौर सुना। तो मैं क़ारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, क़ारी साहब भी अपने कुछ। हाँ आऊँगा ज़रूर, आ रहा हूँ। जी माशाल्लाह क़ारी इरशाद साहब, मैं तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सारी जो वजूहात रही है वो वक्त की रही है। ना सही तरीके से मौलाना अफसर साहब को ये अपनी बातों की सफाई दे पाए हैं और ना मौलाना आसिफ साहब को ऐसा वक्त मिला कि वो अपनी बातों को रख पाए। तो मौलाना आसिफ साहब ने जो बात कही थी कि पहले शादी होगी फिर बच्चा तो तभी होगा ना, तो रिज़ल्ट तो जो सामने बाद में आएंगे पता तभी चलेगा, अभी कोई साफ जाहिर नहीं हुआ है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो नाज़रीन, हम आज के अपने इस प्रोग्राम को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है, अल्लाह करे ये जो है बाआफ़ियत खैर व आफ़ियत के साथ जो है तकमील तक पहुंच जाए। अल्लाह तमाम यहाँ रहने वाले जो है जितने भी इंसान हैं उन तमाम की हिफाजत फरमाए, इसमें किसी तरह का बवाल और फितना सामने ना आए।